अंटूरको जय सेवा जय जोहार गोंडवाना दर्शन ते मी अंटूरा ನನ್ನ सेवा जोहार कींतन सर्वात पहिले ನನ್ನ गोंडी भाषा ते नाव परिचय कींतन नाव परोल प्रकाश तलांडे फ्रॉम महाराष्ट्र गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट। कुछ साथी अपने बीच में जिनको गोंडी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं गोंडी से शुरुआत करूंगा। तो नाव पर दोबारा प्रकाश मारा तलांडे फ्रॉम महाराष्ट्र गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट आणि इयलता रोज नाकु इयाला ಚಾನ್ಸ್ हितूर संधि हितूर इरा अंटूरा नाव मनसुनल मी अंटूरा सेवा जोहार कीसी नन इयलता गोंडवाना दर्शन ते लाइव प्रसारित कई पुलोना मी तोड़ शेयर कींतन। सो थैंक यू। इसी संबंध के साथ आज हम गोंडवाना दर्शन के इस लाइव पेज में हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से थोड़ा सा माफ़ी भी मांगना चाहता हूं, इसलिए कि आज का जो ये जो गोंडवाना दर्शन जो है ये स्टेशन जो है एक्चुअली ये मेरा नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे लाइव देखने वाले साथी है, मेरे सगा भाई है, सगाजन है, उनको ये मैसेज न जाए कि कोई एक बिजनेस प्लान लेकर आया है या फिर बिजनेस के बारे में बताने वाला है या फिर अपने बारे में कुछ बताने वाला है, ऐसा कतई आप लोग न सोचे। क्योंकि मैं सही रूप से मैं समझता हूं कि ये जो हमें मंच मिला है गोंडवाना दर्शन, ये हमें अपने आप को दर्शन कराने का माध्यम है। पूरे भारत में ये लाइव चलता है, क्योंकि मैं गलती से भी ये नहीं बोल पाऊंगा कि बिजनेस मॉडल से आज यहां पर प्रसारित होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं सर, आप समझिए मेरी भावनाओं को। क्योंकि मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आज का दिन आप लोगों ने मुझे मौका दिया, कुछ बातें शेयर करने का, प्रदान करने का अवसर मुझे आप लोगों ने दिया। इसलिए मैं दोबारा इस गोंडवाना दर्शक के आयोजक जो इस सारे एक्टिविटीज को हैंडल कर रहे, कहीं ना कहीं आप और हम इस कोरोना वायरस के माध्यम से भी हम लाइव आके एक मेक से जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले लगभग 1985 से गोंडवाना दर्शन के नाम से पूरे भारतवर्ष में जो हम केड़े पाड़े में रहने के बावजूद भी एक पत्र के रूप में अपने घर में आता था, वो एक हमारे लिए एक संदेश बना रहता था, हमारे दिलों को छूने वाला संदेश रहता था। लेकिन हमें कंत है कि कहीं ना कहीं वो दब गया। उस चीज को हमें निकालना, उबारना, लोगों को मालूमात करवाना, उसके परिचय करवाना आपका और मेरी जिम्मेदारी है सर। आज वक्त वो आ चुका है कि गोंडवाना दर्शन क्या है, हर एक दिल में, रगों रगों में बिठाना आपका और मेरा जिम्मेदारी है। इस चीज को मैं गहराई से मैं समझता हूं। इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि कोई एक व्यक्ति प्रकाश तलांडे आया है और हमें बिजनेस के बारे में बताया, ऐसा ना है। लेकिन बिजनेस के प्रति क्या भावनाएं हैं, आगे चल के बिजनेस मॉडल हमें क्यों बनना जरूरी है, हमारे जीवन में क्या संघर्ष करना पड़ेगा, हमारी कमजोरियां क्या है, ये सारे चीजों का आज के दिन में हमें यहां पर थोड़ा प्रसारित करूंगा मैं, जो मुझे अनुभव भी मिला है। एक सामाजिक रूप से एक सामाजिक दायित्व सामाजिक का एक घटक बनकर मैं आज के सामने मैं एक प्रसारित हूं। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि बिजनेस के मायने में आज कोई भी ऐसा न सोचे। बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा जैसा यंग जनरेशन आज लाइव आते रहेंगे तो मैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में बात करूंगा। उससे पहले हमें दिल में उतरना होगा कि गोंडवाना दर्शन एक्चुअली है क्या।
गोंडवाना दर्शन आदरणीय माननीय पेनवासी उनके चरण स्पर्शों के साथ में जिनको मैं रूबेरू मिला, जिनके पैरों को चरण ले लिया कचारगढ़ उनके निवासस्थान में, जिनके साथ में आदरणीय उषा किरण जी भी साथ में थी। जब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सभी लोग हम फैमिली थे, जब उनके घर में रूबेरू मुझे मिलने का मौका मिला, जब वे लोग जीवित थे, उस समय की बात है, जब उनसे रूबेरू मिलने का मौका मिला, कुछ बातों को मुझे शेयर किया। लाखों संख्याओं के साथ उनके घर में विजिट देते हैं, उनके पैर चूमते हैं, लेकिन मेरा चेहरा उनको याद है या नहीं है पता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो शब्द मुझे बताया गया, या फिर उन्होंने कुछ लगभग 8-9 बजे के बीच में रात के हमारे साथ में डिस्कस किए। जैसे कि मेरा क्षेत्र गिरता है गढ़चुली क्षेत्र, और आलापल्ली ऐरिसे क्षेत्र से कुछ हम लोग गाड़ियां बना के गए थे कचारगढ़ में। वहां पर जब हम उनसे मुलाकात हुआ था, तब भी जो गोंडवाना दर्शन का जो पत्रिका था वो क्लोज हो चुका था सर। अब हमने उनसे क्वेश्चन किया, कुछ सवाल किए। सर जी देखिए, आज तक का जो भी प्रसारित के माध्यम से आज हमें एक ज्ञान मिलता था, जो ज्ञान हमें कोई दे नहीं सकता था, या फिर कहीं बाहर जगह में सेमिनार में जाके हम लोग ले नहीं सकते थे, लेकिन एक पत्र के रूप में हमारे घर में आता था, जहाँ फिर हम पढ़कर हम खुद अपने अड़ोस पड़ोस में हम लोगों को बताया करते थे, वो आज के तारीख में कहीं ना कहीं बंद है। उसके पीछे बहुत बड़ा मान चलते हैं, राजकारण भी हो सकता है, या फिर कोई षड्यंत्र भी रचे होंगे, वो भी हो सकता है। ये सारे चीजों का जो कारण बना, उस कारण को ढूंढकर दोबारा निर्मित करने में आपका और मेरा बहुत बड़ा योगदान बनेगा सर, यदि गोंडवाना दर्शन को दोबारा हम निर्मित करेंगे तो। मैं चाहता हूं कि दोबारा वो जो स्थिति, जो परिस्थिति, जो पेनवासी सुनहर सिंह जी, ताराम जी के ऊपर हुआ है, उषा किरण जी मैडम जी के साथ हुआ है, कुछ ना कुछ कारणवश उस स्थिति को, उस संपादक को, उस पत्र को, उस बहुत बड़ा व्यापक रूप में ऑल ओवर इंडिया में फैलाने वाला एक न्यूज चैनल को, एक पत्र व्यवहार को बंद किया गया। हमें सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, क्योंकि हम एक समाज के घटक है। घटक के रूप में इस गोंडवाना दर्शन को दोबारा हर एक के दिलों में बिठाना आपका और मेरी जिम्मेदारी है। क्यों पता है, जिस तरह से आज गोंडवाना लैंड पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसी तरह से आज गोंडवाना दर्शन पूरे भारत वर्ष में कोने कोने में जा चुका था। कुछ कारणवश वो अभी स्टॉप है या फिर बंद है, उसको हमें दोबारा निर्मित करने की जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा। सो हमें जो षड्यंत्र हुआ, कुछ कारणवश बंद हुआ, उसके पीछे हमें इतिहास खोलना नहीं है, क्योंकि हम छोटे आदमी हैं, इसलिए इतिहास के पन्नों को हमें खोलना नहीं है। लेकिन आज के दिन मैं वो वादा करता हूं, जिन साथियों ने आज के दौर में, आज के स्थिति में, लॉकडाउन में भी क्यों ना हो, लेकिन गोंडवाना दर्शन लाइव स्टेशन को जिन्होंने शुरुआत किया, उन लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सेवा जोहार करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उन साथियों को जो आज जीवित मातृभूमि से आज हमें एक दर्शन कराती है। आज मेरी माँ हम सबकी मातृशक्ति है, उषा किरण जी यात्रा, उनके चरण स्पर्शों से मैं नमन करता हूं। और साथों साथ में उनकी गुड़िया, उनकी बेटी जो शैताली दीदी है, जो आज रिपोर्टर के रूप से आज हैदराबाद में कार्यरत है। साथों साथ में सहायक संपादक जो मेरे मित्र बिच्छू वड्डे, आप सभी साथी उस व्यक्ति को जानते हैं, पेशे में गवर्नमेंट टीचर, शिक्षा कर्मी करते करते सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उनको ही मालूम, समय को मैनेजमेंट करते हैं। उसके साथ में बहुत अच्छे लेखक नंद किशोर जी मेरे दादा है, क्योंकि हमारे गोत्र एक ही है। अभी पर्सनली उनको मिलने का मौका मिला केवल भामरागढ़ में। उसके बाद मैं जहां स्थिति में रहता हूं, नागेपल्ली में बहुत बड़ा जंक्शन हमने प्रोग्राम किया था। उस बार भी हमको उन लोगों को इन्वाइट किया था, मैं पर्सनल उनसे बात भी किया हूं।
अब हो सकता है लाइव वो देख रहे नहीं देख रहे पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन नैताम दादा को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सेवा जोर करता हूँ। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस लाइव सेशन को हैंडल करने में। उसी के साथ साथ में कमलेश जी गौंड, साथ में हम फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथों साथ में प्रवीण मडावी जी, रमेश कासा जी, इन सभी साथियों का जितने भी हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे, सेवा जोहर करेंगे, उतने भी कम है, क्योंकि जो गोंडवाना दर्शन कहीं ना कहीं दबा हुआ था, उस चीज को दोबारा आपके और मेरे दिल में बिठाने का काम उन लोग कर रहे। सर बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे। यानी कि ये जो काम है ऐतिहासिक रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला काम है। जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं, ताराम जी हो गए, उषा किरण जी हो गए, मोतीराम कंगाली साहब जी हो गए, इससे भी बड़े महान तौर पुरुष है जिनका मैं नाम ले नहीं सकता हूं, जिनके हम छोटे आदमी हैं, जिनसे मैं रूबेरूब जानते हैं, मैं उनके भी नाम ले सकता हूं। जैसा सुशीला दीदी दुर्वे जी है, कुछ साथी हैं जिनको मैं पहचानता हूं, जैसा प्रहलाद जी श्रीराम जी भी है, वे अपना रिटायरमेंट होने के बावजूद भी अपने सेवा को अपने सामाजिक रूप में लगा रहे, जैसा नारायण जी तलांडे भूमक के रूप में है। यानी काफी सारे लोग हैं जिनको अपने आप में पूरे संघर्ष के रूप में समाज में इन्वॉल्व कर चुके हैं। यानी जो गोंडवाना लैंड अपने पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से फेमस था, गोंडवाना के नाम से इस भारत को जानते थे, उसी रूप को यदि कहीं ना कहीं उस मोड़ को लाने के लिए आज आपका और मेरा एक यंग जनरेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। सर अब यंग जनरेशन की क्यों जरूरत है मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा, लेकिन आज के तारीख में जिन लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मूल्यवान चीज है इसमें, क्योंकि वे लोग जो समय इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप है। सर ऐतिहासिक में आज हमें आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो ऐतिहासिक पन्ने उठा के पलटाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि गोंडवाना दर्शन में क्या हो रहा था। गोंडवाना के दर्शन के माध्यम से हमें भारत के 45 जातियों के एक धर्म के रूप में जो बटा जा रहा, उन सारी चीजों का इतिहास के पन्ने पढ़ने लगेंगे अपने बच्चे। सर ये ऐतिहासिक कार्य से भी और कोई शब्द होगा ना, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज का जो विषय है मुझे जो दिया गया, सामाजिक तौर पर एक नव युवा पीढ़ी एक बिजनेस मॉडल में कैसे उतरे। बिजनेस मॉडल में कैसे उतरे, जैसा बिजनेस की बातचीत करें तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं मार्केट में, क्योंकि आपको और मुझे जीने नहीं देते या फिर लड़ने नहीं देते, या फिर कुछ संघर्ष के रूप में कुछ बिजनेस भी हम लोग डेवलपमेंट करने जाए तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था बिजनेस के बारे में, हम भी कोई बिजनेस के खानदानी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं सामाजिक फील्ड में उतरता हूं, अपनी कमजोरियों को मैं समझने में थोड़ा सा महत्वपूर्ण देता हूं। मैं अपने कमजोरियों को समझाने में या फिर समझने में महत्वपूर्ण इसलिए मैं देता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे विकास में, सामाजिक प्रबंधन में, किसी लड़ाई में या फिर राजनीतिक दौर में या फिर किसी संसद में जाकर लड़ने की तैयारी में कहीं ना कहीं इस पैसों के पीछे कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। सर आप ये इस बात को माने या ना माने, मैं कुछ चीजों को करीब से देखा हूं। मैं इसलिए ये सारी चीजें बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति को सामाजिक संगठन के रूप में, एक सामाजिक संगठन के घटक समझकर जिस व्यक्ति को हम लोग खड़ा करवाते हैं, जिसको हम चुन कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपने समस्याओं को सॉल्यूशन करवाने के लिए कहीं एक जगह हम लोग बेचते हैं, आखिर वो क्या करता है। सर इस इशारों को आप समझ पा रहे, यदि वो अपने आप में भूखा नहीं होता,
प्यासा नहीं होता। किस चीज का? पैसे का। आपने समाज में किसी रिस्पेक्ट, मान सम्मान में कोई कमजोरी नहीं है सर, किसी रिस्पेक्ट में कमी नहीं है, धनवान में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो खोखला है, अंदर से कहीं ना कहीं खाली है, जो अपना तिजोरी भर नहीं सकता। वो व्यक्ति आगे जाके अपने समाज के प्रति दिल से, मन से, तन मन सेवा कर नहीं पाएगा, अपने समस्याओं का समाधान वहां पर सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मान के चलिए कुछ कारणवश हिम्मत कर आपके जैसा, मेरे जैसे कोई हिम्मत करके वहां तक गया भी कि मुझे पैसे से कोई लेन देन नहीं है, फिर भी मैं समाज के प्रति, समाज के भावना मैं वहां पर रखूंगा, इस समाज के विकास के लिए मैं काम करना चाहूंगा। यदि बोलना भी चाहेगा तो उसके पीछे जो षड्यंत्र रचेगा ना सर, वो षड्यंत्र आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूं। जो व्यक्ति उस दिल्ली तक पहुंचता है, उस व्यक्ति को किस तरह से खत्म करना, बाकी राउंड अपने पूरे आउटसाइड में सब लोग बंदूक लेके बैठा है सर। अब उस व्यक्ति को एक ही चीज बोला जाता है कि अपना पॉलिसी जो भी होगा वहां पर जो रखने जाता है, उस पॉलिसी को वहां निकलने ही नहीं देते, डालने ही नहीं देते। डालने से पहले उस गले को खत्म किया जाता, उसको बोला जाता कि भैया देख, तेरी भी परिवार है, तेरी भी फैमिली है, तेरी भी सब कुछ है, आने वाला तेरा भविष्य है। अब यदि तेरे समस्याओं को लेकर यहां पर लड़ता रहेगा तो कल के दिन दोबारा कभी यहां पर चेहरा नहीं दिखेगा। सर जी, ये वास्तविकता है, आज के तारीख में जो हो रहा है ये वास्तविकता है। हो सकता है मेरे लिए, मेरे बातों को कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, उन्हीं लोगों को बुरा लगता होगा जिन लोग सोच रहे हैं कि मैं राजकीय क्षेत्र में जाऊंगा, संसद तक मैं लड़ाई करूंगा, हाईकोर्ट तक मैं भी लड़ाई करूंगा, मेरी समाज की पॉलिसी मैं वहां पर रखूंगा। मैं तभी आपको बोल पाऊंगा या फिर समाज के प्रति एक घटक के रूप में मैं बोल पाऊंगा। जो भी व्यक्ति ये इस धारणाओं से यदि उस फील्ड में उतरता है राजकीय क्षेत्र में, उसके मन में यह रहेगा जो भी अपने समाज के प्रति अभी षड्यंत्र हो रहा है, यदि उस षड्यंत्र को यदि हमें रोकना होगा तो अपने आप को मैच्योरिटी लाना पड़ेगा। मैच्योरिटी कौन सा सर? आत्मिक रूप से हमें मैच्योरिटी लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें लोभी ना हो। अपना व्यक्ति एक ही चीज में लोभी होता है, जहां पर पैसों में। एक चीज भी मैं सीखा हूं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ से भी कम नहीं है। उस व्यक्ति को भी मालूम है, आपको और मुझे भी मालूम है सर। इसलिए कहीं ना कहीं जो व्यक्ति उस लेवल तक लड़ने के लिए जाता है, उस व्यक्ति को कत्ल किया जाता है। जैसे मेरे क्षेत्र में कुछ अच्छे खासी लोग हैं, जिन लोग गरीबी से अपने बलबूते पर डिग्रियां इकट्ठा हासिल करके कुछ लेवल तक जा चुके, नाम नहीं लूंगा मैं, आपके भी क्षेत्र होंगे, आपके भी स्टेट में होंगे, ऑल ओवर इंडिया में है, जिन लोगों ने पढ़ाई करते समय अपने मन में ठान लिया कि मैं समाज के लिए मैं कुछ करूंगा, समाज के लिए मैं, समाज मेरे ऊपर बहुत बड़ी ऋण है, मैं समाज का ऋण हूं, उसको मुझे पेड़ करना पड़ेगा। इस भावनात्मक रूप से जिस व्यक्ति ने शुरुआत किया था, आज सोचिए सर, आपके स्टेट में भी होंगे, मेरे महाराष्ट्र में भी होंगे, वो धारणा वाला व्यक्ति हम जब पढ़ाई करते समय अपने साथ में जो डिस्कस करता था, आज एक अच्छा खासा डिग्रियां लेके वहां तक जा चुका भी होगा। आज स्थिति क्या है उसका? आज वो क्या सोच रहा है? उसकी बैकग्राउंड क्या है? वो अपना लक्ष्य को लेके कहीं तक जा गया था, जा रहा था, उस लक्ष्य को खत्म किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर, नाम नहीं लेता हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई लॉयर के रूप में जब तक हम अपना कानून कायदा को अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक लड़ नहीं पाएंगे। यह भावना उसको था, हम सबको है। कानून कायदा पढ़ना भी चाहिए,
वो लेवल तक जाके बैठना भी चाहिए। वो लेवल तक जाने के बाद अपनी समस्या वहां पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये सारा चीजें होगा संविधान के रूप में। संविधान जब वो पढ़ाई करके वहां तक जाता है, तब उस व्यक्ति को अलग रूप में ब्लैकमेल किया जाता, उसको मेंटेलिटी के ऊपर खेला जाता, मानसिक भावनाओं के ऊपर खेला जाता, उसके बैकग्राउंड को स्टडी किया जाता है। ये सारी चीजें पॉलिसी आपके आसपास में पूरे दुनिया में घूम रहा है सर। इसलिए आपको और मुझे जागना जरूरी है। अपनी कमजोरी क्या है वो हमें समझना है। कमजोरी कुछ भी नहीं है सर। कमजोरी एक ही चीज है, पैसा। जो व्यक्ति वहां तक जा रहा, यदि उसके खानदान में ढेर सारा पैसा होता, पैसे का भूख ना होती, पैसे का प्यास ना होता, वो व्यक्ति कतई ऐसा नहीं करेगा कि अपने मनोबल को भूल जाएगा, अपने लक्ष्य को भूल जाएगा। नहीं होगा सर। बहुत सारे प्रेमी हैं, अपने समाज के प्रेमी हैं, वे लोग अपने आप को कुर्बान किए हैं। कुर्बान किए सो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, तब जाके ये रूप आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के तारीख में जो युवा पीढ़ी है, इस सोच को जहां तक जाती है, वहां जाने के बाद वो खत्म होता है सर। ये मेरी रियलिटी है, आप माने या ना माने। क्योंकि इसी भावनात्मक रूप से जब मैं सामाजिक रूप में छोटे मोटे कार्य करने में उतरा, कुछ चीजें मुझे भी झेलना पड़ा। मेरे क्षेत्र लोग मुझे जानते हैं, बड़ा सामाजिक कार्य तो नहीं किया, लेकिन कुछ करने का कुछ प्रयास किया। उस प्रयासों के पीछे जैसा जैसा मैं लोगों के चेहरे में आता था, लोगों में आ जाता था, लोगों के प्योर में आ जाता था, वैसा ही मुझे पीछे से एक फोन कॉल आ जाता है, प्रकाश जी नमस्कार, जो भी है हम बोलेंगे, जय सेवा बोलेंगे, जय जोहर बोलेंगे। जय सेवा जय जोहर बोलते ही अपने पीछे एक कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र लगाया जाता था कि इसके पीछे जो लोग हैं वो लोग इसके कहने पर आ जाए, इसको सबसे पहले हमें सबक सिखाना होगा या फिर इसको पहले अपनी पॉलिसीज को समझाना होगा। वो पॉलिसी हमें समझाया जाता, फिर हमें बात करना पड़ता है सर। यहां पर मैं खुले से कोई पर्टिकुलर लेके मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप सारी चीज को समझ रहे कि मैं किस बेस से बात कर रहा हूं। क्योंकि मुझे जो लगता है आज के तारीख में हमें संघर्ष तो करना पड़ रहा सर। आने वाले दिनों में भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे दादा परदादा ने भी संघर्ष किया। संघर्ष किया बोल के आज के अपने गढ़ों के नाम आज तक भी जीवित है, जिनका नाम मिटा नहीं है, जिनका नाम अपना सिंबल मिटा नहीं है, राज चिन्ह जैसे। यदि अपने पूर्वज संघर्ष न किए होते, बिना संघर्ष के यदि कहीं सिंबल होता, वो भी राज चिन्ह को कहीं ना कहीं दबाए रहा होता। यह संघर्ष में जीवन भर चलेगा, लेकिन संघर्ष के साथ में आपको और मेरे को क्या करने की जरूरत है, किस लेवल पर जाके लड़ाई करने की जरूरत है, यह हमें चिंतन करने की जरूरत है सर। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है। कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग, जिनको अपना रूट मालूम है, जिनको अपना स्टेप्स मालूम है, जहां तक जाना है वहां तक जाके अपना काम कंप्लीट करते हैं, वो रिटर्न आ जाते हैं। ऐसा कहीं क्षेत्र है जिनको दुनियादारी में क्या हो रहा है उनको कुछ भी नहीं मालूम। उन तक मैसेज पहुंचाएगा कौन? वहां तक ये संघर्ष की कहानी सुनाएगा कौन? उनको समझाएगा कौन? आने वाले दिनों में अपने बच्चों को पीने के लिए पानी भी, यदि पीने के लिए पानी के लिए भी यदि हम किसी का परमिशन लेने की मजबूरी आ जाए तो क्या करें सर हम लोग?
सर जी ये लेवल आ चुका है उस लेवल में, क्योंकि अभी भी हम लोग अंधेरा में हैं। आप सबको मालूम है अभी अभी अपनी चोरी हुआ है मट्टी का। अपनी मिट्टी से लेकर जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पॉलिसी चल रही है, इसको हमें जब समझना जरूरी होगा। आने वाले दिनों में यदि हम अंधेरा में ये रहेंगे, एक ही बार वो तालाब का पानी छोड़ेंगे, अपना दरवाजा बंदी छे, पर्दा बंदी छे, पर्दे के पीछे हम लोग हैं, जैसा पर्दा ऐसा करेंगे, फिर देखेंगे अरे बाप रे पानी यहीं पर आ गया, कहां भागेंगे, सब खत्म हो जाएंगे सर। टोटली षड्यंत्र जा रहा है पूरे खेड़े पाड़े में। किस तरह से सर्वे करना, सभी कर्मचारियों के हाथों से सभी करवा रहे। जो भी अपनी कमजोरी है, जो भी डाटा है, सारा चीजें उनके द्वारा वहां तक पहुंचती है। फिर अपने पीछे किस तरह से षड्यंत्र चलाना, वो सारा बार कैसे वो स्टडी कर रहे, अभ्यास कर रहे। उस अभ्यास के पीछे हमें अपने आप को किस तरह से जागरूक होना, ये हमें जरूरत है सर। एक चीज मुझे बुरा लगता है, अपने लोग कभी बीपीएल में नाम नहीं आया तो चिढ़ जाते हैं। सर जी मैं बोलता हूं ना, बीपीएल हमें जरूरत नहीं है भैया, बीपीएल की क्या जरूरत है। हम पहले से राजघराने के हैं, राजे हैं, लेकिन वो राजघराने कहां गया, आज हमें बीपीएल में दबा दे रहे। पैसा की जरूरत नहीं है, 5वीं अनुसूची की जरूरत है, 5वीं अनुसूची कहां गया, पैसा आ गया। भैया इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको हमें जानना होगा। मैं बोल रहा हूं ना, अपनी कमजोरियों को बारीकी से उन लोग स्टडी कर रहे, स्टडी करके आपके आजू बाजू में सभी अपने विभीषण बटे हैं, अपने मैसेज पहुंचाते हैं उन लोग वहां तक। फिर उसके पीछे उन लोग स्टडी लगाते, उनके पीछे सारे टेक्नोलॉजी है, इनके पीछे क्या करे तो क्या होता, किस तरह से ये रिंगर से बाहर नहीं निकलेगा, वो रिंगन में रहेगा। सोचो, जिस क्षेत्र में फॉरेस्ट है, जिस क्षेत्र में अभी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का पावर को बढ़ा के आपकी डेवलपमेंट को रोक रहे। यानी कि उनका कहना यही है कि इसी जंगल में रहे वे लोग, इससे बाहर ना निकले। कैसे निकलेंगे भैया? एजुकेशन में चले जाइए, सभी शैक्षणिक क्षेत्र प्राइवेट में हो रहा है, फिर अपना बच्चा क्या करेगा? हम केवल नाम से राजवाड़े हैं, गोंड राजे हैं। भैया आज के तारीख में हम लोग नहीं है यार, नहीं है दोस्त, इसको समझो। हमें फीलिंग करने की जरूरत है। हम कभी कभी अपने गाड़ी घोड़े में लिखते हैं गोंड राजे। भैया गोंड राजे क्या है, राजनीति क्या है, हमें समझना जरूरी है। गोंडों के नाम से, गोंड राजे के नाम से लिख लिख कर हम कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हम लोग अंधेरा में हैं। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है, खुद को, अपने आप को आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भर किसी का शब्द हो सकता है, लेकिन अपने लिए जागृति है, जागृति। यदि आज के तारीख में आपको और मुझे जागरूक नहीं होगा, हम नहीं जागेंगे भैया, अपने बच्चों को हम कुछ भी जगह नहीं पाएंगे, ये निश्चित है, लिख लेना। क्योंकि सारे षड्यंत्र मार्केट में रच रहा है। किसी किसान का बेटा आने वाले दिनों में सादा जिला परिषद में भी एडमिशन कर नहीं पाएगा सर। इतनी विपरीत परिस्थिति में पॉलिसी उस लेवल में चल रही है। फिर हमें क्या करना होगा? सरकार के पास नौकरियां तो नहीं है। और एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, यदि हम केवल नौकरी के ही पीछे भागते रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, केवल कमजोर समझ रहे हैं। ये मैं कुछ
सीखा हूं, कुछ किताबों से मैं पढ़ा हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है बात बड़ी होगी, मैं छोटा हूं आप सभी से, लेकिन इसको एनालिसिस करने की जरूरत है। मैं इसलिए क्यों बोलता हूं मालूम है सर, आप समझो इस बात को। हमारे पीछे जो भी अपने लगभग 50 साल पहले चले जाइए, चुन चुन के अपने लोगों को नौकरी दिया करता था, मतलब नौकरी दिया करते थे, नौकरी लिया करते थे। लेकिन उस जमाने में भी अपने कुछ ऐसे कट्टर लोग थे जिनको नौकरी पसंद नहीं था। बुरा मत मानिएगा आप में से, क्योंकि मेरी वाइफ भी सर्विस है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं करीब से जानता हूं सर्विस की लाइफ क्या है, क्योंकि अपनी जिंदगी वहां से है। लेकिन नौकरी के बहाने हम कहीं ना कहीं इस रिंगन में फंसे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने आप को, अपने बच्चों को भी निकाल नहीं पा रहे। आज के तारीख में अपने बच्चों को एजुकेशन हम लोग क्या दे रहे? आने वाले दिनों में अपना बच्चा किस कंपटीशन में लड़ने वाला है, इन सारे चीजों का चिंतन करने की हमें जरूरत है सर। क्योंकि आज का सब्जेक्ट मुझे ये सजेशन किया गया, सर कुछ बिजनेस के बारे में बात करिए। जी हम बात करेंगे आगे चलकर। इसलिए हमें नौकरी भी हमें करना है, लेकिन नौकरी के साथों साथ में चिंतन हमें यह करना है, क्या मैं आज के तारीख में नौकरी कर पा रहा हूं, कर रहा हूं, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद टोटली सिलेबस बच्चों के रूप में चेंज होते जा रहा। आज हर एक लड़का एक अच्छा टैलेंटेड क्वालिफाई बन रहा है। हर एक नौकरी पेशा वाले अपने बच्चों को उच्च शिक्षण देना चाहता है। उसी उच्च शिक्षण के साथ में हायर क्लास 1 ऑफिसर बनाने की चाहत है। लेकिन हमें यह खोजने की जरूरत है कि क्या अपना बच्चा आने वाले दिनों में क्या वो संघर्ष के लाइफ में क्या लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। उसको लड़ने के लिए मेरे तरफ से प्रेरणा क्या देना चाहिए? क्या केवल नौकरी के भरोसे पे रहना, केवल इंटरव्यू ही देते रहना, या फिर चाहे लाइफ में नौकरी मिले या ना मिले, चाहे जहां खड़ा रहे वहां से पानी निकालने के दम तेरे दिमाग में हो, यह एजुकेशन हमें देना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आज के तारीख में हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे, उसके दिमाग में कभी भी यह ना डाले कि भैया तू नौकरी के लिए ही काम कर। नो सर, हम भी नौकरी करेंगे, अपने बच्चे भी नौकरी करेंगे, तो सामाजिक रूप से, सामाजिक संगठन के तौर पर कभी भी इस गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे सर। क्योंकि यह सारा षड्यंत्र का, इतिहास का बारीक सारीक कैलकुलेशन जाने वाला यंत्र मार्ग यदि किसी के पास है, केवल नौकरी के रिपोर्टिंग से ही सिलेबस वहां तक जाता है। उन लोगों के पास, वे लोगों के पास कौन बैठे हैं? अपना लोग कोई भी वहां पर बैठा नहीं है जो रिपोर्ट को एंट्री करने वाला है, जो रिकवर करने वाला है। देने वाले हम लोग हैं, लेने वाले उन लोग हैं। लेने के बाद किसके पीछे क्या है, कौन स्टडी करता है, वो सारा चीजा उसका हिसाब किताब करने वाले वे लोग हैं, उनके लोग हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि मैं भी कुछ दिन के लिए मैं बेरोजगार था, आज के तारीख के लिए मैं बेरोजगार मैं खुद को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को साबित किया हूं सर विदाउट नौकरी से। इसलिए मैं यंग जनरेशन को यह संदेश देना चाहता हूं, आज के तारीख में हम लोग नौकरी भी करेंगे, नौकरी के साथों साथ में अपने आत्मबल को, आत्मनिर्भर को, आत्मशक्ति को हम लोग जगाएंगे। यदि किसी की आत्मशक्ति जाग गई ना सर, केवल नौकरी में भी नहीं रहेगा सर, अपने खेत में भी लाखों का इनकम वो ले सकता है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में वो कमी है, स्टडी में कमी है, अभ्यास में कमी है, मैं खेत में किस तरह से मैं डेवलपमेंट करूं उसकी नॉलेज में कमी है। हमें अभ्यास करने की जरूरत है।
क्योंकि बिजनेस माइंड वाला व्यक्ति अगला पीढ़ी को वो बिजनेस माइंड से ही वो सोचेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा कोई टीचर बने या वकील बने या लॉयर बने या एमबीए बने। जरूर वो शिक्षा देगा लेकिन अंदर से उसको कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं नौकरी ना लगे, तो उसकी पावरफुल माइंड कहीं ना कहीं उसको अपने आप में एक काबिलियत के रूप में उसको तैयार करके रखेगा कि बेटा यदि ये नौकरी नहीं मिलेगा तो ये तेरे पास ये सारी चीजें हैं, इससे अपना रोजगार तैयार कर, अपना बिजनेस को तैयार कर, अपना बिजनेस को मॉडल को तैयार कर। बिजनेस मॉडल मीन्स अपने बच्चों को, उनकी मेंटलिटी को, उनकी बुद्धि को हमें चाचना पड़ेगा सर, हम स्टडी करना पड़ेगा। दुनिया में यूनिवर्सिटी बहुत बड़े हैं बच्चों के मेंटलिटी को स्टडी करने वाले, लेकिन अपनी कैपेसिटी वहां तक नहीं है कि अपने बच्चों की मेंटलिटी को स्टडी करने वाला यूनिवर्सिटी में हम लोग भर्ती कराए। अपने बच्चों में कोई भी टैलेंटेड नहीं है सर, कुड़ की बरी है, किसी को रोजगार दे सके इतनी कुड़ की बरी है, लेकिन कहीं न कहीं उनको सही प्लेटफॉर्म, सही रास्ता, सही गाइडलाइंस उनको नहीं मिल पा रहा है। मुझे भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन गलती से भी क्यों ना हो, लेकिन एक सिस्टम में मैं आया, एक सिस्टम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता, सिस्टम चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं जहां से मैं सीखा हूं कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। मान के चलिए आज के तारीख में हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए सर, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, एक अच्छा लोकेशन चाहिए। मान के चलिए किसी सर्वेंट के पास या क्लास 1 ऑफिसर के पास हो सकता है बहुत बड़ा पैसा, चाहेगा एक इन्वेस्टमेंट के रूप में अपना बिजनेस की शुरुआत करने लगेगा। लेकिन सोचिए करोड़ों रुपया लगाने के बावजूद भी जो पहले से करोड़पति वहां पर लाइन में लगे हैं वो हमें जिंदा रहने नहीं देंगे, उस बिजनेस में हमें जीने नहीं देंगे, अपने बिजनेस को बढ़ने नहीं देंगे। किसी ना किसी रूप में अपने धंधे को कम करने में उनका पूरा प्लानिंग चलता है सारी क्षेत्रों में। आप अपने स्टेट में सर्च करिए, आप जहां पर भी है अपने लोग कोई वहां पर धंधा व्यापारी है होंगे तो भी कितना है, कितना परसेंटेज में है। फिर अपना सगा भाई उसमें क्यों विचार नहीं करता, क्यों नहीं सोचता, क्यों आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचता, क्यों व्यापार वर्ग में कंपटीशन में नहीं सोचता कि हम केवल इंटरव्यू देते रहेंगे, कंपटीशन में लड़ते रहेंगे। सर जी हर क्षेत्र के कंपटीशन में हमें लड़ने का अधिकार है, हमें लड़ने भी चाहिए। कमजोरी क्या है अपने इसमें वो हमें पहचानने की जरूरत है। कमजोरी क्या है, थोड़ा एटीट्यूड में, क्या एटीट्यूड चाहिए। कोई भी माहिर, कोई भी मास्टरी किसी भी फील्ड में नहीं होता है। सारी चीजों को हमें जीरो से हमें शुरुआत करना पड़ता, जीरो से हमें स्टडी करना पड़ता, तब जाके एक एटीट्यूड अपने अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में हमें विकसित करना पड़ता है। इस पर्सनैलिटी डेवलप में बहुत बड़ा मैं इंटरेस्टेड हूं, बहुत मैं सीखने की कोशिश करता हूं। पिछले बार एक पोस्ट भी डाले थे यूट्यूब में, मतलब ग्रुप में, कि यहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एजुकेशन दिया जाएगा, व्यक्तिमत्व विकास के बारे में जानकर दिया जाएगा, बट वो कुछ सक्सेस नहीं हुआ, वहां पर खत्म हुआ। मैं सीखने के लिए बहुत उत्साह हूं सर, मुझे बताइए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, जहां जो क्लास सिखाया जाता है वहां पर मैं सीखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे आने वाले पीढ़ी में एक मार्ग दिखाना है, एक रास्ता दिखाना है। क्योंकि हमारा एजुकेशन केवल नौकरी के लिए नहीं है सर। बाबा साहब ने भी कभी किसी को केवल नौकरी के लिए एजुकेशन यहां पर प्रदान नहीं किया गया। या फिर अपने रायतड़ जंगो देवी हमें शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ाया, केवल नौकरी पेशा में करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने टैलेंट को पहचान के जिस रंग में उतरेगा वहां पर तो अपने आप को निकर ले। वो एजुकेशन हमें सीखना है सर, उसकी स्टडी करने की जरूरत है। क्योंकि आज के जनरेशन में भैया संघर्ष की जमाना है, संघर्ष के जमाने अपने आप को मल्टीप्लाई होना चाहिए।
अपडेट रहने के पड़ता। अपडेट के बिना कुछ नहीं होगा सर। जिस तरह से अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं वैसा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि सर मैं नौकरी मिल गया सब कुछ हो गया, वैसा नहीं है। ये गलत फहमी में, गलत अंधेरे में हमें रहना नहीं है, क्योंकि अपने पीछे पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है सर। सोचिए आने वाले दिनों में किसी को नौकरी पाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ेगा, आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षण हम खुद ही दे सकते, आत्मनिर्भर बढ़ने का, खुद के बलबूते पे खड़ा रहने का। क्लास में नहीं बताया जाएगा। क्लास में क्या बताया जाएगा? अपने आप को तैयार कर बेटा, ये कौन बताएगा? मम्मी और पापा, यानी आप पिताजी और मैं माँ बाप बताना पड़ेगा। यावल बाबल वे पिंतोर, यावल बाबल वे हाकोंडे बोर वे हंतुर। इसलिए ये एजुकेशन हमें घर से लेना पड़ेगा सर। घर में अपने बच्चों को बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में संघर्ष के, कंपटीशन के, थोड़ा थोड़ा तो हम लोग समझ सकते हैं ना। अपना बेटा यदि पढ़ाई में थोड़ा ढीला डाला है, उसके लिए हम लोग तैयारी क्या करें, अपना बेटा क्या कर सकता है। क्योंकि आज पढ़े लिखे व्यक्ति भी डिग्री लेके उनके पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन वो एटीट्यूड भी नहीं है कि खुद के बलबूते पर कुछ कर सके सर। गलत ना माने इस बात को। हो सकता है कुछ एजुकेटेड लोग यहाँ पर भी होंगे जो नौकरी नहीं है, उनको बुरा लगता होगा, सॉरी मैं माफ़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है सर। क्योंकि हमें जागना होगा अपने एटीट्यूड के रूप में, अपने अंदर की आत्मा शक्ति को जगाना पड़ेगा। अपने आप को जागना होगा, जगाने वाला कोई नहीं है, क्लास में नहीं जगेंगे। खुद को आत्मचिंतन करे, भले ही भविष्य में मुझे नौकरी ना भी मिले तो भी मार्केट में संघर्ष करके अपने आप को मैं खड़ा करूंगा। एक सामाजिक के लिए मैं कुछ ऋण के रूप में मैं काम करूंगा। इस भावना से उसको काम करने की जरूरत है सर। इसलिए आज के तारीख में एक ही चीज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हम लोग आज के दौर में, इस संघर्ष के दौर में, या फिर बाकी बिजनेस के दौर में जो भी हम करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे है, तो हम आगे कैसा जाए, अपने आप को स्टडी कैसे करें, या फिर हमें उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है तो उपलब्धि कैसे करें, उसमें थोड़ा सा हम लोग अभी चर्चा करेंगे सर। तो आज के तारीख में यदि हम बिजनेस के स्थिति को देखा जाए तो बिजनेस स्थिति में हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा में जाएंगे, नौकरी में भी गिने चुने जॉब से वहां पर भी हम लोग लग नहीं पाएंगे। तो हम लोग आखिर अंतिम स्टेप में खुद को कैसे क्या हम लोग संभाले। मार्केट में हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे, पैसा चाहिए, मार्केट में एक लोकेशन चाहिए अच्छा, वो भी कर नहीं पाएंगे। नौकरी के लिए एक अच्छा डिग्री भी चाहिए, समय पे पैसा भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, आपका कंटेंट भी चाहिए। वो सारी चीजें होने के बाद भी कभी होगा कभी नहीं होगा, वो बात की बात है। वो सारे चीजें होने के बाद यदि आपको लगेगा कि सर अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, डिग्री मेरे हाथ में भी है फिर भी मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ सर, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जहां पर हमारा एक ट्रेनिंग हुआ लॉकडाउन से पहले, हमारे महाराष्ट्र में ही 2 दिन रेसिडेंटल का ट्रेनिंग हुआ था। वहां पर एक सज्जन ने बताया गया, वो दूसरे इसके है, मतलब दूसरे समाज के थे। कंपटीशन सभी में है, जहां पर आईआईटी का कोर्स हो जाता है। वही एग्जांपल मैं भी आज पेश कर रहा हूं, जिनके साथ प्रैक्टिकल हुआ है मैं वो शेयर करने जाऊंगा। मान के चलिए सर, एक ही क्लास में 50 बच्चे हैं। जिन लोगों ने क्लास 1 बनने की सपना देखा, एक ड्रीम देखा, 50 बच्चे एक ही जगह पर एडमिशन लिया।
50 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे निकले, उन 20 भी स्टूडेंट के पास 99% कुछ भी उन 20 बच्चों में कमियां नहीं है। कुछ भी कमी नहीं है सर, कुछ भी कमी नहीं है। मतलब उनके मां बाप के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, रेपुटेशन में कोई कमी नहीं है, बच्चे के पास टैलेंट का भी कोई कमी नहीं है, सारी चीजें हैं जो चाहिए, सब कुछ है उन 20 बच्चों के पास। लेकिन वैकेंसी जब निकला गवर्नमेंट के पास, केवल 10 वैकेंसी निकला, 10। अब इंटरव्यू कितने लोग देने वाले हैं सर? 20 के 20, क्योंकि 20 के 20 वालों के पास भी कुछ भी कमी नहीं है। ना एटीट्यूड की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना पैसों की कमी है, ना डिग्री की कमी है, ना परसेंटेज की कमी है। 20 के 20 बच्चे इंटरव्यू लिया, सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे सर? 10। वैकेंसी 10 ही है, 10 ही होने वाले हैं सर। मैं आईआईटी की बात कर रहा हूं, उन बच्चों का जिन्होंने अपना लक्ष्य लेकर, जो खुद को एमबीए के रूप में अपना बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते थे, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते थे, वे बच्चे वहां जाने के बाद भी 10 बच्चे लगे, 10 बच्चे नहीं लगे सर। अब मुझे बताइए, वे 10 लड़के ने क्या पाप किया, क्या गलत किया? 10 लड़के लगे, 10 लड़के नहीं लगे, क्या गलती है उनकी? क्या सरकार की गलती है? हम उनको बोल पाएंगे सर 20 लड़के क्लियर टू क्लियर है, उनके लिए आप वैकेंसी बढ़ाइए? नो सर। मेरा कहना यह है, यदि उस स्थिति में 10 बच्चे लगे, 10 बच्चे नहीं लगे, उन 10 बच्चों के ऊपर उस टाइम पर अपने मेंटेलिटी के रूप में क्या स्थिति आया होगा, उसको एनालिसिस कीजिए, तब अपने बच्चे के बारे में हम लोग सोचेंगे। क्योंकि जब 10 बच्चे फेल हो गए, जब घर में रिटर्न आने के बाद उनको पता लगा कि मेरे इसमें भी कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केवल लगने वाला 10 ही थे, 10 लोग हम लोग फेल हो गए सर। वो सिचुएशन में उनके मेंटली रूप में मेंटली डिस्टर्ब क्या हो सकता है, सोच सकते हैं विद्यार्थी के दशा में? क्या वो स्थिति में सुसाइड नाम का चीज मेंटली में चलता है सर? हुआ है प्रैक्टिकल में। मेरे इसमें कुछ भी कमी नहीं होने के कारण भी मैं सिलेक्टेड न हो पाया, डिप्रेशन के कारण बच्चा कहीं ना कहीं पागल हो सकता है, हो गए हैं, सुसाइड हो चुके हैं सर, सुसाइड कर चुके हैं अच्छे अच्छे लड़के, अच्छे अच्छे खानदान के। अब मुझे बताइए, वो स्थिति में अपने पालक होने के नाते, अपने एक पिताजी होने के नाते उस बच्चों को क्या सजेशन देना चाहिए था, क्या सजेशन करना चाहिए? उस टाइम पर बच्चा जब वो डिप्रेशन में आ जाता है, ये बातें मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि आज के तारीख में हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने बच्चों को हायर क्वालिफिकेशन देने के बारे में हम लोग सोच रहे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन ये भी होना चाहिए कि बेटा मान के चल, यदि कल चल के वो लक्ष्य यदि तू पार नहीं कर पाएगा तो खुद का लक्ष्य को तैयार कर, खुद ऐसा तू मंजिल तैयार कर जिस मंजिल से प्रेरणा लोगों को मिले। ये हमें तैयार करने की जरूरत है सर। ये कब होगा सर? ये कब होगा? ये हम लोग कैसा कर पाएंगे सर? चिंतन करिए, मनन करिए। केवल हमारी नौकरी पेशा से नहीं होगा सर, क्योंकि हम लोग धनवान थे सर, धरतीवान थे, जमीनवान थे, जमींदार थे। आज जमींदार नहीं है सर। उसी जमीन में एक बहुत बड़ा कंपनी तैयार करके हम किसी को रोजगार दे सकते थे, लेकिन वो जमीन भी अपने पास नहीं है, सब खत्म हो चुका है। किसी ना किसी को दान दिया गया, किसी ने किसी को बेचा गया। यार
हमें समझने की जरूरत, इतनी परिस्थिति क्यों आए अपने ऊपर, सोचने की जरूरत है। जमीन जायदाद बेचना पड़ा, क्या हम लोग इतनी कमजोरी थे? क्या अपने मां बाप को समझ में नहीं आया? जिनके पीछे जमींदार थे आज वो कंगालपति बने सर, रोडपति बने, रहने के लिए घर नहीं है। बताइए उनको हम क्या एजुकेशन दे, क्या समझाए, कैसे समझाएंगे? उन लोग क्या अपने आप को सुधारेंगे, अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे? समझ की तो बात दूर है, अपने आप को वो कैसे संभालेगा? इसलिए आज के दिन मेरे सगा दोस्त भी, युवा पीढ़ी यहां पर लाइव देख रहे भी होंगे या फिर इसके बाद भी देखेंगे, उन सभी से नम्र निवेदन है कि आप केवल किसी नौकरी के भरोसे पे ना रहे, अपने आप को तैयार करें, एक स्टेप नहीं रखे अपने बाजू में कि बाय द वे यदि मुझे ये नौकरी नहीं मिल पाया तो मैं क्या कर सकता हूं। क्वेश्चन मार्क हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है कि मैं क्या कर सकता हूं। अपने आप को ऐतिहासिक रूप में, समाज में तो छोड़ो सर, लेकिन अपने घर में तो भी ऐतिहासिक रूप बनो, ऐतिहासिक कार्य करो। कैसा होगा? नौकरी से नहीं होगा सर, नौकरी से नहीं होगा। क्योंकि पता है सर, मुझे फील्ड वर्क करना पड़ता है। लगभग मैं 3 से 4 स्टेट में मेरा नेटवर्क है, वहां तक जाता हूं, मैं सीखता हूं। एक समय ऐसा मिला कि मुझे खोजा, लोग जानते होंगे खोजा, जो बिजनेस मारवाड़ी होते हैं, उनके घरों में जाने का मुझे मौका मिला मेरे टीम के माध्यम से। उनके पास जाने के बाद मेरे कंपनी का कुछ बातें मैंने उनको शेयर किया, मेरा मार्केटिंग प्लान को मैंने उनको शेयर किया। उनके घर में लगभग 5 पीढ़ी का तस्वीर उनके दीवार में लगा हुआ था सर। कितना? 5 पीढ़ी, 5वां पीढ़ी का तस्वीर उनके घर में लगा हुआ था। मैंने यूं ही उनको पूछा, सर इतने बड़े तस्वीर में हार लटक रहे, वे कौन है? सर आप सुनना चाहते हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक ही लफ्ज बोला, वो मेरे पड़पड़ दादाजी है जिन्होंने ये व्यापार शुरू किया था, उसी व्यापार से आज हम लोग 5वीं पीढ़ी, आज भी हम लोग जनरेशन में जी रहे। सोचिए सर, वहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को जरूरत है? सीखने वाले के लिए बहुत कुछ है। क्या उस टाइम पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा? हमारी पीढ़ी, हमें राजघराना, हम लोग जमींदार थे, फिर हमारी तस्वीर कहां गया? ऐसा नहीं है कि उस जमाने में फोटो वाला नहीं था या फिर अनपढ़, ऐसा नहीं है सर। उनको नाम के साथ उनको याद है, अपना 3री पीढ़ी का दादाजी का नाम याद नहीं है। क्यों पता है सर? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ करके नहीं गए जिनके कर्म से आज हम लोग उस व्यक्ति का याद करें। क्या वो दिन हमें भी देखने को मिलेगा? क्या हमारी पीढ़ी भी हमें भूल जाएगी, भूल पाएगी? क्वेश्चन मार्क मेरे लिए है सर, आपके लिए नहीं है, ऐसा आप मन में ना लीजिए। मेरे लिए तो है सर। मैंने उसी दिन ठान लिया कि प्रकाश, जब तू चला जाएगा, तेरी पीढ़ी यदि तुझे याद करना होगा तो तुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तेरे कर्म से तेरे बेटे, तेरे बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे तुझे याद रखे। आज के तारीख में फोटो हो सकता है सर किसी एल्बम में, किसी गूगल लिस्ट में, लेकिन उस तस्वीर को कभी भी 10 बार उठा के नहीं देखेगा अपना बेटा, यदि उस कर्म को करके नहीं जाएंगे तो फिर हमें क्या करना होगा सर? क्या हम नौकरी पेशा से हो पाएगा?
नो सर, हमें ऐसा कुछ व्यापार को ढूंढना होगा जिस व्यापार से हम अपने पीढ़ी को एक प्रेरणा दे सके, भले ही वे लोग नौकरी ना लगे, अपने बलबूते पर अपने व्यापार को चला सके। कैसा होगा? हर व्यापार में दो स्रोत है पैसा आने का, जिनको इनकम सोर्स बोला जाता। दो टाइप के है सर, एक है एक्टिव इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम, जिनको बोला जाता। एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम वही है जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हम लोग कर्म करते रहेंगे, अपने कर्म से जो पैसा आता रहेगा वो हो गया एक्टिव इनकम। यानी कि जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक अपने पास पैसा आएगा, उसके बाद खत्म। यस सर। उसके बाद पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो है आप रहते वक्त भी पैसा आए, आप न रहने के बावजूद भी आप किया हुआ कर्म से यदि आपके खानदान में पैसा आता रहेगा, उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। जी हां, है। अपने भी अपने राजघराने लोगों ने जिन्होंने पैसिव इनकम करके रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर जिन्होंने बहुत बड़े संस्थाएं खोल के रखी है, स्कूल कॉलेजेस खोल के रखी है, जहां से जिन्होंने संस्थाएं कॉलेजेस खोल के रखी है वे लोग नहीं हैं, लेकिन वो स्कूल कॉलेजेस चलता रहेगा, फिर रॉयल्टी का इनकम उसके खानदान में आता रहेगा। बट कितना आएगा सर? कितना आएगा? उनके फैमिली में मेंबर कितना है? उनके साथ में कितना स्रोत बना के रखा है? इसलिए हमें एक पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम क्या है, इसे हमें समझना जरूरी है सर। क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन है, आने वाले दिनों में मैं पहले बोल दिया कि नौकरी पे ही भरोसे में नहीं रहना। जो भी आज के तारीख में नौकरी में भी है, उन लोगों के भी छोटे से संदा से अपने बच्चों के बारे में सोचे। हमें नौकरी मिला, आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा सर? हमें क्या समझना होगा? इससे मैंने क्या समझा, मैंने क्या सीखा, मैं क्या करता हूं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे सर। चीज वही है सर, 21वीं सदी का जो बिजनेस मॉडल बनकर आज ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरे सगा भाई किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फील्ड में मिलते हैं। तब मैं खुद को शाबाश मानता हूं कि मेरे सगा कोई ना कोई इस फील्ड में काम कर रहा है, अपने फील्ड को चॉइस किया है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है सर। उसी तरह से आज अपने भारत में, आज इंडिया में बहुत बड़ा 21वां सदी का जो बिजनेस व्यापार माना जाता, जिसको बोला जाता सीधी प्रणाली, यानी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस। इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस को हम लोग पहचानेंगे कैसे? अपने बच्चों को स्टडी कैसे करवाएंगे? सर जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासेस चालू हो गया डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस का, केरला यूनिवर्सिटी में चालू हो गया, बच्चों को पढ़ाया जा रहा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस क्या है। आगे चलकर लॉयर को भी उसको पढ़ा लिखा आना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में भी कानून कायदा बने हैं। कुछ सामाजिक तौर पर कंपनियों के नाम से कुछ गलतफहमी हो सकता है, लेकिन आज के तारीख में इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आज गूगल में सर्च करिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये सारी चीजें वाच करने लायक
आज अपने पास संस्थाएं बने हैं सर। जैसा बैंकिंग के क्षेत्र में अलग अलग शाखाएं होती है, उसी तरह से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी शाखाएं ऊपर वाच करती है। उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां होगा, वो सभी का मानव जीवन का बीमा बनाती है, उसके ऊपर भी वाच करती है आईआरडीए। उसी तरह से जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनियां आज भारत में काम कर रहे, उसके ऊपर भी वाच करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यहां पर आ गया है। इसलिए हम लोग बिंदास्त होकर उस क्षेत्र में बिना इन्वेस्टमेंट किए अपने आप को वहां पर बना सकते हैं एक मजबूत लीडर, एक फाइनेंशियली फ्रीडम मैन आप बना सकते हैं। आप बन सकते हैं सर। बहुत बड़ा मॉडल रूप लेने वाला है। क्योंकि पता है सर, वहां से मैंने यह सीखा, जब मेरी आत्मशक्ति जागी, मैंने सोचा ऑल ओवर इंडिया में जो मीडिया में जो फेमस हो जाते हैं, अपना सगा भाई क्यों नहीं है यार? क्यों वहां तक जा नहीं सकता अपना बंदा? क्या उसके पास टैलेंट नहीं है? क्या वो इंग्लिश में बात नहीं सकता? क्या अच्छा हिंदी बात नहीं कर सकता? क्या अच्छा उसके पास एटीट्यूड नहीं है सर, लेकिन उसको सही गाइडलाइंस वहां पर उसके पास नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस में इस तरह का एजुकेशन दिया जाता है कि अपने आप को, खुद को, आत्मशक्ति को जगा सकता है, अपने अंदर की टैलेंट को वो बाहर निकाल सकता है। इतनी ट्रेनिंग वहां पर दिया जाता है सर। वहां पर सभी सामाजिक तौर पर सभी समाज के लोग वहां पर उतरेंगे। सभी समाज का अभ्यास हमें करना होगा। फिर वहां से हम अपने समाज के लिए मैं क्या दे सकता हूं, इसको हमें ऑब्जर्व करना होगा, हमें स्टडी करना होगा और अपने आप को एक डायमंड के रूप में वहां पर क्रिएशन करना होगा सर। खुद को डायमंड बनाना पड़ेगा, तब जाके हम उजाला हम अपने समाज को दे सकते हैं सर। वहीं से ही अपने ड्रीम को हम पैदा कर सकते हैं। समाज के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, समाज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा भविष्य में, वही कर पाएगा समाज के लिए जिसके पास आर्थिक रूप से, पूर्ण रूप से, सिक्योरिटी के रूप से बिल्कुल वो क्लियर हो सके। तभी वो समाज का एक घटक के रूप में, ऐतिहासिक के रूप में कुछ कर सकता है सर। अदरवाइज हम लोग लड़ेंगे सर। मैं मानता हूं बहुत लोग लड़ रहे हैं, अभी नौकरी के साथ में भी समाज के लिए लड़ रहे। मैं तहे दिल से उनका चरण स्पर्श करता हूं। मेरे परिचित भी लोग भी बहुत सारे लोग लड़ रहे। लड़ना चाहिए सर बिल्कुल, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हमें क्या करने की जरूरत है, इसको हमें जरूरत है सर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस ये करने के लिए मजबूरी करती है। जिस समाज में हम पैदा हुए, समाज के प्रति हम ऋणी है सर। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, समाज के प्रति हम क्या देंगे, क्या दे सकते हैं? केवल उसको पैसा ही देना नहीं है सर, कुछ करके हमें देना पड़ेगा। ये कब होगा? तब हम अपने आप को उभारेंगे, निखारेंगे, खुद हम खुलेंगे। कोई भी मन में टेंशन ना हो, आर्थिक रूप से भी, सिक्योरिटी के रूप से भी। तब जाकर एक निस्वार्थ के रूप में एक सामाजिक सेवा हम लोग कर पाएंगे सर। और डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर केवल 3 से 5 साल हमें करना पड़ेगा सर, 3 से 5 साल। अब मुझे केवल 3 साल में एक इतना अच्छा व्यक्ति मुझे बना दिया सर। भले ही मैंने पैसा कितना कमाया कितना नहीं, ये मुझे शेयर करना नहीं है क्योंकि मेरे सगा भाई है, लेकिन मैं जिक्र ये मैं करता हूं इस सिस्टम के माध्यम से मैं क्या बना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये महत्वपूर्ण है। मैं क्या लोगों को संदेश दे सकता हूं आने वाले दिनों में, कि मैं क्या प्रेरणा बन सकता हूं। सर मेरा एक ड्रीम बता दो। वो ड्रीम तो मेरे कसों दूर था। मेरा एक ड्रीम है सर, आने वाले 5 साल के बाद आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं कि प्रकाश तेरा ये ड्रीम था, ड्रीम का क्या हुआ। ड्रीम मेरा ये सर, बेसिक ड्रीम तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर मैं ड्रीम शेयर करता हूं, मेरा पत्नी का भी है, मेरा भी है।
ड्रीम ये है, अपने बच्चों में टैलेंट इतना कूट कूट के भरी है कि पूछो मत। खड़ा हुआ व्यक्ति का तस्वीर कोई आर्किटेक्ट के रूप में निकाल सकता है बिना ट्रेनिंग से। इतना टैलेंट भरी है सर उसके। इसमें एक संगीतकार छुपा हुआ है अपने समाज में, एक अच्छा कलाकार छुपा हुआ है, एक वक्ता छुपा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड वो छुपा हुआ है सर। उनको जगाना पड़ेगा, उनको रूट मिलना पड़ेगा सर। उनके लिए मेरा एक ड्रीम है, जिस बच्चे के पास ये काबिलियत है, ये गॉड गिफ्ट है, उसके पास एक अच्छा गा सकता है, एक अच्छा वो डांस कर सकता है, एक अच्छा तबला बजा सकता है, एक अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। यदि उस कला को पहचान के यदि मेरे पास आएगा, उसके पीछे जो भी खर्च होगा सर, आज मैं लाइव बात कर रहा हूं, ये नोट करने की भी जरूरत है। ये मेरा ड्रीम है सर, बहुत बड़ा। समझ के लिए मैं यही दे सकता हूं, जो भी बच्चा उस टैलेंटेड से गुजर रहेगा, जो भी मेरे नजर में आएगा, मेरे सगा भाइयों ने यदि मुझे बताएगा, उन लोगों को अपने गांव में रहने की जरूरत नहीं है सर, दिल्ली या मुंबई में जाके बैठने की जरूरत है। दिल्ली मुंबई में जाके क्लास लेने की जरूरत है, वहां पर पढ़ाई करने की जरूरत है, उस टैलेंट को बाहर निकलने की जरूरत है, उस बच्चे को उस स्टेज की जरूरत है। उस स्टेज को दिलाने के लिए जो भी खर्च करना पड़े, उस दिन प्रकाश तलांडे, मेरी पत्नी जीवन कला, वहां पर हम लोग तैयार रहेंगे सर। ये मेरा ड्रीम है सर। अब जो भी समझे, ये मेरा ड्रीम है सर। उस बच्चों को उस नेशनल स्टेज में मैं देखना चाहता हूं सर। नेशनल स्टेज में गाते हुए मैं देखना चाहता हूं। नेशनल स्टेज में सिंगर के रूप में डांस करते हुए मैं देखना चाहता हूं। आर्किटेक्ट के रूप में कलाकारी मैं देखना चाहता हूं। यह टैलेंट अपने लोगों में है सर, बिना ट्रेनिंग से है। लेकिन अभी मैं कुछ मजबूर हूं, उन लोगों को मैं सजेशन कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद को अभी वहां तक जाने के लिए मजबूत होने का है, टाइम है। बट वो ड्रीम मैं करके रहूंगा सर। और एक छोटा ड्रीम है। छोटा ड्रीम क्या है सर? एक जीवन प्रकाश के नाम से बहुत बड़ा एक कार्यालय होगा, जहां पर अपने सगा भाई किसी और मंदिरों में, किसी और जगहों में जाके अपनी शादी वगैरह करवा रहे, प्रोग्राम करवा रहे। क्योंकि नौकरी पाशे के पास घर बनाया, जगह तो है ही नहीं, शादी या जो भी प्रोग्राम करने के लिए बाहर जा रहे। अपने समाज के लिए वो कहीं भी होगा सर। हो सकता है मेरा क्षेत्र है नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिला, ये 3 जिलों में कहीं भी होगा। तीनों जिलों में भी अपना खुद का रहेगा सर, खुद का रहेगा। चाहे उसका प्रीमियम कितना भी पेड करना पड़े, आई एम रेडी। क्योंकि वो स्रोत मैंने तैयार कर रहा हूं सर, वो प्लेटफॉर्म मैं बनाने के लिए तैयार कर चुका हूं, उसके लिए मैं जुड़ चुका हूं। बस कुछ चीजें हैं मैं समाज के लिए मैं देना चाहता हूं। ये मत सोचिए कि वो पैसा, ना 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 ना, पैसा कमाने के लिए नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने आप को तैयार करना है, किसी को रोजगार देने में, आने वाले दिनों में किसी को रोजगार देने के लायक भी हमें बनना पड़ेगा सर। यह पावर दे सकता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस। चाहे आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करें, लेकिन एक चीज थोड़ा स्टडी करें, जिस डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके घरेलू चीज है। आज जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट ने आज ऐड दे रहे, क्योंकि आज आप और हम लोग ग्राहक है सर। ग्राहक के रूप में कहीं ना कहीं से उत्पाद हमें कंज्यूम करना पड़ता है, खरीदारी करना पड़ता है, वहीं से हम व्यापार लोगों को करके दे रहे। हम खुद की खरीदारी, किसी का बिजनेस हो रहा, ये कैसा होगा सर? हम ये क्यों नहीं सोचते, खरीदी भी हम करें, बिजनेस भी हमारा हो। यदि ये दो भी चीजें प्रॉफिट जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस। जिस नेटवर्किंग बिजनेस में आपका उत्पाद घरेलू से हो, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, खाने का तेल, नमक से लेकर 1 रुपए का शैम्पू से लेकर, जिस नेटवर्किंग में है, जिस बिजनेस में, उसमें आप आराम से एक पार्ट टाइम समझकर अपना बिजनेस को डेवलपमेंट कर सकते हैं सर।
अपने आप को वहां पर तैयार कर सकते हैं, अपना ड्यूटी को, अपना बिजनेस को, सारे चीजों को संभालते हुए अपना बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं सर। एक समय आएगा, एक वक्त आएगा, एक वक्त के बाद एक अच्छा फ्रीडम लाइफ आप जी सकते हैं। तब आप अपने समाज के लिए जो जो आपने सोचा वो सारे चीजें आप अपने समाज के लिए कुर्बान कीजिए सर, दीजिए, समाज के लिए दीजिए। समाज के लिए हमें देना भी चाहिए सर। यदि हम समाज के लिए दे नहीं पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे सर। लेकिन कुछ साथियों को, कुछ मेरे सगा जनों को, उनको मैं तहे दिल से जोहार करता हूं, जिन्होंने अपना ड्यूटी को संभालते हुए भी समाज सेवा में झोंक दिया है, अपने आप को उतार दिया है, अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया है। जैसे कि सुनेर पेनवासी सुनेर सिंह तारम जी ने अपने क्लास 1 ऑफिसर ड्यूटी को छोड़ के सामाजिक रूप में उतर गए। एक प्रेम भावना था। उसी रूप से आज भी नौकरी पेशा को संभालते हुए, उस रिस्क को अपने अंग पर लेते हुए, फिर भी सामाजिक रूप में काम कर रहे सर। सोचिए, उन्हीं सगाओं के पीछे यदि आर्थिक पाठबढ़ यदि होता तो आज संघर्ष के रूप में खुले दिल से मैदान में उतर सकते थे सर। लेकिन कहीं ना कहीं वो मैदान में नहीं उतरने का कारण कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। कहीं ना कहीं मैं मीडिया में आ जाऊं, कहीं ना कहीं मेरी नौकरी खतरे में हो सकता है सर। ये चीज उनको कहीं ना कहीं डर है सर। फिर भी हिम्मत करते हैं। उन सगा सभी लोगों को नमन करता हूं। जैसे भद्राचलम के मड़ाई सर है, बहुत सारे लोग हैं, नैताम सर है, अपने वड्डे सर है, काफी सारे लोग हैं जो जिनको मैं पहचानता हूं। वे लोग अपना नौकरी को दांव पे लगा के समाज के प्रति भागते हैं, समाज के लोगों को जागरूक करते हैं। दोस्त सोचिए ना, उनके पीछे यदि आर्थिक मजबूत होता तो वे लोग क्या कर सकते थे। सोचो, बिना आर्थिक मजबूत से भी इतना कर पा रहे सर। आपको और हमें लाइव करवाने में बहुत बड़ी योगदान उनका है, उन लोग कर रहे। फिर आज युवा पीढ़ी को फिर बिजनेस मॉडल में क्यों नहीं उतरना चाहिए। यंग जनरेशन को बिजनेस मॉडल में उतरना ही चाहिए। बेसिकली हमें नौकरी तो छोड़ना, यानी सोचना भी है, लेकिन साथ में साइड बिजनेस भी हमें करने की जरूरत है सर। बिजनेस को स्टडी करें, सर्च करो, सारी चीजें स्टडी करने के बाद ही आप बिजनेस को उतरे, ऐसा नहीं अंधेरा में उतरे, ऐसा ना। लेकिन बहुत बड़ा बैकबोन आपको देगा, तब जाके अपने समाज में, अपने परिवार में एक ऐतिहासिक रूप में हम लोग बन सकते हैं सर। यानी कि जिसको बोला जाता गेम चेंज। गेम चेंज किसको बोला जाता? जिसके लाइफ में सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या है सर? गेम चेंज का मतलब है जैसा किसी व्यक्ति के पास जैसा मैं थोड़ा सा नाम लेता हूं, बुरा मत ना लीजिएगा। आज सचिन तेंदुलकर गरीब थे, आज चाहे मर भी जाए लेकिन उसके खानदान में कोई भी गरीबी पैदा नहीं होगा। उसको बोला जाता गेम चेंज। बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। दुनिया भर में बिजनेसमैन के लोग आपको पता है, उन्होंने अपने आप को गेम चेंज किया है सर। हमें भी गेम चेंज करना पड़ेगा सिक्योरिटी के रूप में। यानी कि हम खुद, हमारा तस्वीर भी चले जाए, हमारा शरीर भी चले जाए, फिर भी किया हुआ कर्म से अपने घर में यदि पैसिव इनकम आता रहेगा, अपने खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी गरीबी पैदा नहीं होगा। और बीपीएल में मेरा नाम हो, ऐसा कभी भी वो नहीं सोचेगा सर। यह हमें चिंतन करने की जरूरत है सर, हमें सोचने की जरूरत है। क्यों नहीं सोचना चाहिए सर? सोचिए, मैं कभी कभी बहुत भावुक हो जाता हूं इसके बारे में सोच के कि हमारे सगा भाई क्यों नहीं समझ रहे। केवल कहीं ना कहीं एक ही दिशा में भागने से नहीं होता सर। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमें उतरना पड़ेगा।
मानता हूं हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कोई चमत्कार नहीं होता, संघर्ष के बिना जय जयकार नहीं होता। क्या हमें आजादी मिला यूं ही नहीं मिला सर, अपने लोगों ने कितने खून पसीना बहाया गया, अपने महान पुरुषों ने। उन्होंने जब अपने संघर्ष को बलिदान किया, अपने परिवार को बलिदान किया, तब जाके हमें आजादी मिली है सर। लेकिन आज हम आजादी है क्या? नहीं है ना सर। कहीं ना कहीं किसी न किसी के रिंगण में है, वहां से हम कम निकलेंगे। कैसा निकलेंगे? जब तक हम अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे कैसा निकलेंगे बताओ? क्या हम नौकरी से निकलेंगे सर? नहीं निकलेंगे सर, नहीं से निकलेंगे हम लोग, नौकरी पेशे से नहीं निकलेंगे सर। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, अपने आप को चिंतन करो, स्टडी करो, और हमें यह करने की जरूरत है सर। करे बिना हम अपना बच्चों को लक्ष्य दे नहीं पाएंगे। फिर लक्ष्य क्या देखेंगे? बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, या फिर तेरे को बीएमएस बनना है, बस वही करेंगे। उसके अलावा बेटा तू ये कर सकता है, किसी को तू रोजगार दे सकता है, तू किसी को रोजगार देने के लिए तेरे पीछे बैकग्राउंड ये है, इसे तैयार कर। क्या कर पाएंगे हम लोग? हमें सोचने की जरूरत है सर। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा सर। जैसा जैसा आर्थिक मजबूत बनेंगे ना सर, दिल से आवाज आ जाएगा कि मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूं। और एक चीज पता है सर, जिन लोगों को हम लोग चुनावों में कड़ा करके जिस जगह पर हमें भेजना चाहिए वहां पर हम भेजते हैं, वे लोग तन मन धन से सकारात्मक रूप से अपने सामाजिक बांधिल की सी रूप से क्यों काम नहीं करते सर? क्यों लोभी बन जाते हैं सर? क्यों लाचार बन जाते हैं? क्यों बिक जाते हैं? उनको खरीदा जाता है? ऐसा क्यों होता है सर? क्या यह क्वेश्चन नहीं आता हमें? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? हमें सोचने की जरूरत है सर। उस लेवल तक भी लड़ने के लिए लोगों को भेजना है। किस लेवल का आदमी को भेजेंगे? फिर वो क्या करेगा? अंदर से प्यासा भूखा है, वो अपने प्यास को बुझाने, भूखे को बुझाने 5 साल चले जाते हैं। क्या करेगा विकास बताइए? हर स्टेट में ये हो रहा है सर। बताओ फिर हमारा विकास कैसा होगा? हम डेवलपमेंट कैसे हो जाएंगे? आगे की पीढ़ी को रास्ता कैसा देंगे? गोंडवाना का दर्शन इंटरनेशनल मीडिया में कैसा दिखाएंगे? इतनी पावर हमें आना चाहिए सर। डिजिटल का जमाना है। खुद का गोंडवाना दर्शन का लाइव हम चैनल क्यों नहीं बना पाएंगे? क्या जिगर नहीं है किसी के पास? है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना पड़ेगा सर। जिस दिन जब हम उस इंटरनेशनल मीडिया पर हम आने लगेंगे अपने सगा भाई, तब समझो समाज धीरे 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 विकास के प्रगति पर है। आज नहीं है सर। बहुत ही गहराई से हमें सोचने की जरूरत है। हम लड़ाई करते हैं, धरने आंदोलन करते हैं, गोंडवाना के अधिवेशन हम लोग करते हैं, बहुत बड़े हम लोग अधिवेशन कर चुके हैं सर। लेकिन जिस लेवल पे प्रसारित होना चाहिए उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। किसको? युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी को आज ज्ञान को समझता है, टेक्नोलॉजी को समझता है, डिजिटल को समझता है, बट उस डिजिटल को विकसित करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? क्या जरूरत है हमें? किसकी कमी है? उसको हमें खोजने की जरूरत है, उसको निर्मित करने की जरूरत है सर हमें। तब जाके गली गली में, दिल्ली में, शहरों में, ऑफिस में, हर एक के मोबाइल में, हर एक के मीडिया प्लेटफॉर्म में गोंडवाना दर्शन का झंडा, सप्तरंगी झंडा लहरेगा सर। अब मुझे बताओ, जिन बच्चों ने सप्तरंगी झंडे को
जहां पर लहराए थे 7 या 5 लड़कों ने सप्तरंगी झंडे को लहराए थे, याद है सर आप लोगों को? ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक पन्नों में लिखा है, लेकिन मीडिया वालों ने कितने बार उसको दिखाया सर? कितने लोगों को पता है? अपने बच्चे जहां तक चढ़ नहीं सके, अपने बच्चे पार कर चुके, वहां तक जाके अपने झंडे को लहराया गया। कहां है वो मैसेज? कहां है न्यूज? कहां है भैया? क्या कमजोरी है उसके पीछे? हमें क्यों दबाया जा रहा? उस बच्चों का नाम भी नहीं है, होगा भी कहीं तो दफ्तर में। क्या मिला उनको? वो किसी समाज के लिए नहीं थे, वर्ल्ड के लिए थे सर, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरा गोंडवाना लैंड के लिए था सर। बहुत सारे किस्से हैं, जिस इतिहास है अपना, इस इतिहास को कहीं ना कहीं मैल बैठ रहा है, मैल के ऊपर मैल बैठ रहा है भैया, उसको हम झटकेंगे कैसे? कैसे साफ करेंगे? क्या हम युवा पीढ़ी का जिम्मेदारी नहीं है? फिर युवा पीढ़ी कहां ग्रसित है, किस डिप्रेशन में है, क्यों अपने आप को खुल नहीं सक रहा, क्यों खेल नहीं पा रहा मैदान में, क्यों हार जाता है? क्या उसको हमें समझना जरूरी नहीं है सर? सर हमें जरूरी है सर, हमें जरूरी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, लेकिन अव्वल बने, वहां से अपना आर्थिक स्तर जो है, आर्थिक पाठबढ़ जो है, अपने आप को मजबूत करिए सर। बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करना ही चाहिए सर। उसके बिना कहीं ना कहीं अपना समाज थोड़ा पीछे है सर, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, बाकी सारे फील्ड में है, बस केवल इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे है। यदि हमें पैसिव इनकम की जनरेशन हमें ढूंढना चाहे तो केवल एक ही स्टेशन है, जो मुझे जहां तक मैं समझता हूं, केवल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस है, जहां पर आपको कुछ भी लगाना नहीं पड़ता, केवल आपका थोड़ा समय और आपका ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी जोश, आपका जुनून, आपका जोश, बस यही लगेगा सर, बाकी कुछ नहीं लगेगा। संघर्ष तो हर चीज में करना पड़ेगा सर, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा चीज है, जो चाहे वो आप कर सकते हैं सर, जो चाहे वो आप कर सकते हैं सर, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। और आज हमारी यंग जनरेशन, हम जो भी किसी भी फील्ड में हो, उसके साथ में हमें अपना पैसिव इनकम, चाहे कुछ भी करे, चाहे डायरेक्ट सेल नेटवर्किंग बिजनेस ना करे, लेकिन पैसिव इनकम क्या कर सकते हैं? हम अपना संस्थाएं खोले, अपना कंपनी तो भी खोले, अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट को खोले सर। वो क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा सर, बिल्कुल बढ़ना होगा सर। उसके में बड़े बिना हम अपने आप को संघर्ष के रूप में हम संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं घट जाएगा और बैठ जाएगा सर, बिल्कुल बैठ जाएगा सर। लड़के लड़ते लड़ते हम थक जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, आखिर कहां तक हम लड़ेंगे सर? हमें पाठ पुरावा कौन देगा? हमें साथ कौन देगा? आज युवा पीढ़ी को इस संघर्ष में लड़ने की जरूरत है सर, बिल्कुल जरूरत है सर, लड़ने भी चाहिए। पता नहीं, हो सकता है थोड़ा सा मैं आज टाइमिंग ज़्यादा भी लिया होगा, मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूं सर। मैं कभी सामाजिक क्षेत्र में मैं बात करना जाता हूं तो मैं खुद को भावुक हो जाता हूं। कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, कहीं ना कहीं भटक रही है, सही रास्ता उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। क्या सही है क्या गलत है उनको बताने वाला मिल तो रहा है, बट वो युवा पीढ़ी समझने में या फिर समझाने में या फिर वो विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करने में कहीं ना कहीं अपना खुद का एटीट्यूड कमजोर हो रहा सर। उसको हमें समझना जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। इसी रूप से आज का मेरा लाइव बात करने का मौका दिए सर। आज गोंडवाना दर्शन के सभी कोर टीम, जितने भी कोर टीम है, जिन्होंने जिम्मेदारी लिया
इस मैसेज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के जिम्मा उठाया, उन लोगों को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, सेवा जौहर करता हूं। और इसी रूप से पूरे वर्ल्ड में ये अपना गोंडवाना दर्शन फेमस हो, चलते रहे। जैसा ही लॉकडाउन खुलेगा वैसा ही इस गोंडवाना दर्शन का प्रपत्र, जो पत्र हमें खेड़े पाड़े गांव गांव तक पहुंचाया जाता था, उस पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान भी आप और मिलकर हम करेंगे सर। दोबारा मैं तहे दिल से धन्यवाद सभी कोर टीम का, ये जो जिम्मा उठाया, बहुत ये जिम्मा उठा के बहुत बड़ा पुण्य का काम है सर। बहुत बड़ा ऐतिहासिक किताबों में, ऐतिहासिक पन्नों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा सर। गोंडवाना दर्शन ये लाइव वेबिनार चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा और बहुत ही ये ऐतिहासिक पूर्ण काम है सर जो आप लोग कर रहे हैं। बहुत तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इसी तरह से आगे बहुत चलता रहे, ऐसा मैं जय जोहार पेरसा पेन से मैं विनती करता हूं कि आप सभी का आत्मबल बढ़े, आर्थिक रूप से आपको पाठबल दे और आप शारीरिक रूप से अच्छे मजबूत रहे और जितना हो सके संघर्ष में, हम संघर्ष को जीतने में, हम लड़ने में, किसी भी ग्राउंड लेवल में हम लोग आगे पीछे न हो, इतनी शक्ति हमें पेरसापान दे। इतनी ही मैं विनती करके आज के मेरे 2 शब्द को विराम देता हूं। जय सेवा, जय जोहार, जय सेवा, जय जोहार। धन्यवाद।